हकीकत यह है कि प्रधान सेवक के पास एक अच्छी टीम नहीं है। स्पष्ट शब्दों में हम कह रहे हैं, एक अच्छी काबिल टीम नहीं है। जो मंत्री कुछ ऐसे थे जिनके पास थोड़ी काबिलियत थी, थोड़ा तजुर्बा था, दुर्भाग्यवश वो एक एक करके जाते रहे। चाहे वो अरुण जेटली हों, चाहे वो सुषमा स्वराज हों, चाहे वो मनोहर पर्रिकर हों, चाहे वो अनंत कुमार हों। उनके जो बाकी सलाहकार थे जिनमें कुछ काबिलियत थी, वो भी एक एक करके छोड़ के जाते रहे। जो पहले वाले मैंने नाम गिनाए, ये तो मंत्री थे, इनका तो स्वर्गवास हो गया। जो दूसरे नाम गिनाने जा रहा हूँ, ये साथ छोड़कर जाते रहे। शायद इन्होंने आने वाले वक्त को पहचान लिया था। इसमें अरविंद सुब्रमण्यम है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। फिर अरविंद पनगड़िया हैं, ये इन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। ये भी नीति आयोग के साथ भी जुड़े हुए थे और ये एडवाइज़र भी थे। सुरजीत भल्ला थे, ये पार्ट टाइम मेंबर थे प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। फिर डॉक्टर विरलाचार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर, ये भी साथ नहीं रहे, ये भी इस्तीफा देकर चले गए। उसके बाद अर्जित पटेल, उसके बाद आशिमा गोयल, रघुराम राजन को इन्होंने एक्सटेंशन दिया नहीं। सब कुछ सेंट्रलाइज करके रखा, जिसको लेकर अरुण शौरी ने एक दफ़े कहा था कि 2.5 लोगों की सरकार है, 1 प्रधान सेवक, 2 अमित शाह, आधे स्वर्गीय अरुण जेटली। इस वक्त क्या हो रहा है कि इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा संकट है और सब कुछ सेंट्रलाइज करके एक तरफा फैसले तो लिए जा रहे हैं, फरमान दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है राज्यों से कि तुम खुद निपटो। इकोनॉमिक पैकेज अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। बहरहाल हम ये सलाह देंगे कि ये वक्त है वो करके दिखाने का जो चर्चिल ने किया था 1940 से 1945 के दौरान, जब हिटलर की फौजें, एकदम खतरा था कि हिटलर की फौजें इंग्लैंड पर हमला करेंगी, तो चर्चिल ने एक राष्ट्रीय सरकार बनाई थी। वो खुद हिटलर नहीं बना था, उसने राष्ट्रीय सरकार बनाई थी सर विंस्टन चर्चिल ने, जिसमें विपक्ष को भी शामिल किया था। बिल्कुल उसी तर्ज पर ये जस्टिस मार्कंडेय काटजू का कहना है, उनकी भी सलाह यही है। इन माई ओपिनियन मोदी शुड नाउ सीरियसली कंसिडर फॉर्मिंग ए नेशनल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लीडर्स ऑफ द प्रेजेंट ऑपोजिशन पार्टीज एंड ऑल्सो सम साइंटिस्ट एंड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त एक राष्ट्रीय सरकार बनानी चाहिए, जिसमें विपक्ष के लोग भी शामिल हों, जिसमें वैज्ञानिक भी शामिल हों, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी शामिल हों, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हों, जिसमें डॉक्टर्स भी हों, क्योंकि 2 फ्रंट की लड़ाई है। ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने मई 1940 में ये किया था, जब हिटलर की फौजें आने वाली थी, एकदम शुरू होने। हिटलर ने तब तक फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, पोलैंड पे कर लिया था, लेकिन उसे सबसे बड़ी जो टक्कर मिली वो ब्रिटेन में मिली, और उसकी वजह एक ये भी थी कि सब ने मिलकर ब्रिटेन में ये लड़ाई हिटलर के खिलाफ लड़ी। नतीजा आप सब जानते हैं, हिटलर का अंत क्या हुआ और ब्रिटेन की जीत कैसे हुई, एलाइड फोर्सेस की जीत कैसे हुई। विंस्टन चर्चिल बहुत देर तक जिंदा रहे उसके बाद और एक स्टेट्समैन के रूप में पहचाने गए। तो मोदी साहब से ये तवक्को है, उम्मीद है, ऐसा कहना है जस्टिस मार्कंडेय काटजू का, कि वो एक राष्ट्रीय सरकार बनाए। ठीक है। इनका ये भी कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कोई हमें बाहरी किसी मुल्क से हमले की आशंका है या डर है, जैसे ब्रिटेन को थी 1940 में, लेकिन हम एक ऐसा खतरे का सामना कर रहे हैं जो उससे भी बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उससे भी बड़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो हमारे डेली वेजेस हैं, जो करीब 80 से 90% हमारी वर्कफोर्स है, 40 से 45 करोड़ लोग हैं, उनका ध्यान रखा जाए। ठीक है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि खाने को लेकर फूड राइट्स हो सकते हैं, लूटमार भी मच सकती है। ये ऐसी सारी बातें, इनकी हालांकि तैयारी करनी चाहिए थी, मतलब फरवरी की शुरुआत में ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त सरकार बिजी थी नमस्ते ट्रंप में और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में, अपनी बनाने में। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब भी वक्त है कि सब मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर चला जाए। मुख्यमंत्रियों ने आज बहुत शिकायतें की हैं, जैसे जोन्स को ही ले लीजिए, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन। अब ये फैसला क्या दिल्ली में बैठ के कुछ अफसर करेंगे हैं कि राज्यों के ग्रीन जोन कौन से होंगे और ग्रीन और रेड जोन कौन से होंगे, ऑरेंज जोन कौन से होंगे? ये तो राज्यों को मालूम है ना, क्योंकि बहुत सारे जो जोन हैं वो आपस में ओवरलैप भी करते हैं। ये तो दिल्ली में बैठ के ऐसे कर दिया जैसे सर सिरिल रैडक्लिफ ने 10-15 दिन में आकर पूरे देश का बंटवारा कर दिया था और फिर वो चले गए थे। ठीक है। अपनी फीस भी नहीं ली थी और ऐसा बंटवारा किया दोनों तरफ, बंगाल की तरफ भी और पंजाब की तरफ भी। बंगाल की तरफ तो खैर पहले हो चुका था, पंजाब की तरफ ऐसा बंटवारा किया कि घर यहाँ इस तरफ हिंदुस्तान में है, खेत पाकिस्तान में है, या घर पाकिस्तान में है, खेत हिंदुस्तान में है।
अब दिल्ली में बैठकर 3-4 अफसरों की ये टोली जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। मुझे तो मीडिया वालों पर शर्म आती है, जो बजाय इसके कि टफ मुश्किल सवाल पूछे वो डिक्टेशन लेते रहते हैं जैसे यस सर यस सर यस सर। बहरहाल अभी भी वक्त है, देश पूरा आपके साथ है प्रधान सेवक साहब, और मिलकर लड़ाई लड़िए, सबको साथ लेकर चलिए। विंस्टन चर्चिल जो स्टेट्समैन थे, राजपुरुष थे, उनकी तरह काम कीजिए। और हिटलर का हश्र आपने देखा, हम सब ने देखा। विंस्टन चर्चिल की तरह इस वक्त एक राष्ट्रीय सरकार की तरफ सोचने की शुरुआत हम सबको करनी चाहिए, विपक्षी पार्टियों को भी। और जो कुछ मीडिया के नाम पर बच गया है और जो कुछ एक सभ्य समाज के नाम पर हमारे यहाँ बच गया, कमेंटेटर्स के नाम पर, इस लाइन पे कि क्या हमें राष्ट्रीय सरकार की ज़रूरत है, इस पर सोचना चाहिए, हमारा ये मानना है। हमने कभी ऐसे दर्दनाक नज़ारे नहीं देखे थे। लोगों के पांव फट गए हैं, बीवाइयाँ पड़ गई हैं, ज़ख्मी पांव से वो दवा लगा रहे हैं, लोगों की चप्पलें घिस गई हैं, टूट गई हैं, पुलिस की लाठी खाते खाते भागते भागते छूट गई हैं, पानी की बोतलें फ्लैट करके, ये जो बॉटल वाटर होता है, पानी की बोतलों को कागज़ कपड़े से बांधकर उसके जूते बनाकर लोग चल रहे हैं। लोग अपने बुजुर्गों को कंधों पर उठाकर चलते जा रहे हैं। इतना बड़ा पलायन, इतनी बड़ी माइग्रेशन हमने नहीं देखी थी पहले। वो भी इसमें सीधा साधा सरकारी निकम्मापन है। श्रमिक ट्रेन जो अब शुरू की जा रही हैं, ये पहले क्यों नहीं की जा सकती थी? बसों से पहले क्यों नहीं भेजा जा सकता था? यू टर्न्स इतने लिए गए हैं। तो हमारा सवाल हमने ही सबसे पहले उठाया था कि ये हमारे प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर है, या बंधुआ मजदूर है, बॉन्डेड लेबर है, जिनको बाहर नहीं जाने देना क्योंकि अर्थव्यवस्था शुरू करनी है। बहुत अफसोस की बात है, इतने दर्दनाक नज़ारे सामने आ रहे हैं। ऊपर से जो बीजेपी शासित राज्य है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर लेबर लॉज जो हैं उनको एकदम सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं माइग्रेशन कब कब हुआ। सन 47 में करीब 12 से 15 मिलियन लोग, मतलब 12 से 15 मिलियन लोग अपने अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए, बसे बसाए घरों को छोड़ने को मजबूर हुए। सब छोड़ के इस तरफ उनको आना पड़ा, यहाँ से लोग वहाँ गए। जो यहाँ से वहाँ गए पाकिस्तान, वो अपनी मर्जी से गए, ठीक है। जो वहाँ से यहाँ आए, हम जैसे लोग, हम मजबूरी में आए क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। और जो हमारे धर्म के लोग जिन्होंने वहाँ रहना चुना, उन्होंने अपनी मर्जी से रहना चुना, जिनको लेकर अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में उनको भी यहाँ की नागरिकता देने की बात है, उन्होंने चुना वहाँ पर रहना। बहरहाल एक पार्टीशन हमने वो देखा, पलायन, बहुत बड़ा माइग्रेशन हमने वो देखा। दूसरा, करीब 10 लाख लोग आने जाने में, हिंसा में मारे भी गए थे वहाँ पर, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि करीब 75,000 औरतें थी, उनका अपहरण भी कर लिया गया, उनको एब्डक्ट कर लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। फिर सन 1971 में करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी, 93,000-94,000 फिगर दी जाती है सरकारी तौर पर, 1 करोड़ रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से भारत में आए। जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, उनको बसाया गया, यहाँ पर रखा गया, उनकी परवाह की गई, फिर वापस भेजा गया। उनमें से बहुत से लोग यहाँ पर रह गए। फिर उसके बाद हमने कश्मीरी पंडितों का पलायन भी देखा, जो एक तरह से ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड पलायन था, लेकिन ट्रेजेडी उनकी भी उतनी ही थी, बसे बसाए घर छोड़कर, काम धंधे छोड़कर। अभी तक बहुत सारे लोग अभी भी रिफ्यूजी कैंप्स में हैं। हालांकि उनको बहुत मदद मिली है सरकार की तरफ से। जम्मू वालों ने उनको वहाँ बहुत कम बसने दिया, अपने ही प्रदेश के लोगों ने। बाकी दिल्ली में और भी जगह जगह पर उनको बसाया गया, मदद मिली, लेकिन पलायन वो भी था, दर्दनाक पलायन वो भी था। उसके बाद रोहिंग्या माइग्रेशन, जो यूएन रिफ्यूजी एजेंसी है, UNHCR, 7,23,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ बांग्लादेश पहुँचे हैं 25 अगस्त सन 2017 से। 28 सितंबर 2018 तक 73वीं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीटिंग में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि 1.1 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन बांग्लादेश, 1.1 मिलियन, करीब 11 लाख आप मान लीजिए। तो 6,700 रोहिंग्या, जिसमें 730 तो बच्चे हैं, 5 साल की उम्र के कम के, वो मारे भी गए। बहरहाल ये पलायन थे। अब ये वाला पलायन हम देख रहे हैं अपने ही देश में।
ये किसी और देश में नहीं जा रहे हैं, अपने ही देश में अपने ही घर वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन राज्य इनको रोक रहे हैं। बिहार जैसे राज्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपने ही लोगों को लेने को तैयार नहीं है। बंगाल ने भी ऐसे ही किया। ठीक है, अपने आप में बहुत दुखद स्थिति है। ऊपर से माइग्रेशन को लेकर जो लेबर लॉज हैं उनमें जो परिवर्तन किए गए हैं वो उनको बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया यूपी, गुजरात और बिहार में। इसमें करीब 200 ऐसे कानून हैं मजदूरों को लेकर जो राज्यों को लेकर हैं, राज्य के स्तर पर हैं, और 50 ऐसे कानून हैं जो केंद्र के स्तर पर हैं। और लेबर लॉ की अभी तक कोई परिभाषा नहीं है हमारे देश में। इन जो कानून हैं इनका उद्देश्य सीधा साधा ये है कि जो फैक्ट्री प्रेमिसेस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी हिफाजत, उनकी सेहत की हिफाजत और उनकी जो वेलबींग है, उनका जो वेलफेयर है, वो उसकी परवाह करना, उनके हकों की हिफाजत करना। ठीक है, इसमें आता है कि काम कितने घंटे करेंगे। 8 घंटे काम का हक लिया था, अब 12 घंटे भी करवा सकते हैं मालिक। पेमेंट कितनी होगी, अब मालिक जब चाहे रख सकता है, जब चाहे निकाल सकता है। ओवर टाइम मिलेगा, अब कोई ज़रूरी नहीं कि ओवर टाइम भी मिले। मतलब हफ्ते का एक दिन जो ऑफ होता है, छुट्टी मिलेगी, तनख्वाह समेत मिलेगी, लेकिन इसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी छुट्टियां मिलेंगी, तनख्वाह समेत मिलेंगी, वो भी सब सस्पेंड कर दिए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन्स एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन, और जो नौकरी देनी है, औरतों को भी काम देना है, लेबर लॉज जितने हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसमें राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों को शोषण और उनकी आवाज़ दबाने का बहाना नहीं हो सकता। कोरोना की आड़ में आप मजदूरों के हक छीन लें और उम्मीद करें कि वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करेंगे, ये नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर, बुनियादी सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बहरहाल इन लोगों ने देख लिया है कि सरकारों ने इनके साथ कैसा सलूक किया है, राज्यों की सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने। सरकारें एकदम निकम्मी, नाकाम और फेल साबित हुई हैं। अब श्रमिक एक्सप्रेस चलवा रहे हैं, जबकि लाखों लोग पहले ये पैदल पटरी के किनारे किनारे सड़कें, मेन सड़कें छोड़कर साइकिलों पर अपने अपने घर हज़ारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं। ये आपका वोट बैंक है, हाँ, और आप इनकी ये परवाह करते हैं। यही लोग हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, माइग्रेंट लेबरर्स। बहरहाल देखते हैं, अभी भी सद्बुद्धि आ जाए और संवेदनशीलता आ जाए कि ये भी उतने ही भारतीय हैं जितने वो भारतीय जिनके कर्जे, बड़े बड़े कर्जे आपने माफ़ किए हैं, बट्टे खाते में डाले हैं। जाते जाते एक बात याद आ गई। पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, फ्रांस गए थे। तो 21वीं सदी की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, रफाल जेट, उस पर वो नींबू मिर्ची उसके टायरों के नीचे रख कर आए थे, नारियल फोड़ कर आए थे, और कुछ वो स्वस्तिक का चिन्ह वगैरह भी बना कर आए थे। तो रफाल जेट आना था, पहला आना था, पहले 2 आने थे या 1 आना था, और फिर पहली जो बैच था वो मई में आना था। मई अभी चल रहा है, हमें इंतज़ार रहेगा कि रफाल जेट कब आएंगे। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि रफाल जेट की चर्चा ही खत्म हो गई जब से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। हमें इंतज़ार रहेगा कि रफाल जेट का जो पहला बैच है वो कब आएगा। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।